ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास इस पेज की एक्सेस आती है। ठीक है, कंसोल, गूगल कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल कंसोल का पुराना नाम था गूगल वेब मास्टर के नाम से, अब उन्होंने चेंज कर दिया उसका नाम, इसको कहते हैं गूगल सर्च कंसोल ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, जब इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है साइड मैप की, नजर आ रहे हैं? साइड मैप राइट अपने लेफ्ट साइड पे देखो, ये देखो। अच्छा, बेसिकली साइड मैप होता क्या है? हम लोग किसी सरकारी बिल्डिंग में या किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे इंडिकेशन बनी होती हैं। ये लास्ट क्लास में भी हमारा जिक्र हुआ था। तो इंडिकेशन जो होती है हम लोग देख के पता लगता है कि इस तरफ जाना तो ये रास्ता है और इस तरफ जाना तो ये रास्ता है। अब जब वेबसाइट के ऊपर भी हमें एक इंडिकेशन और डायरेक्शन बतानी पड़ती है, किसको? गूगल के क्रॉलर को, यूजर को नहीं। अच्छा, वो फ्रंट एंड वाला भी होता है, साइड मैप फ्रंट एंड में भी होता है और बैक एंड में भी होता है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्रॉलर्स की। क्रॉलर्स किसके हैं? सर्च इंजन के, गूगल के, बिंग के और याहू के। तो हमने डायरेक्शंस किसे बतानी है? क्रॉलर को। ठीक है, अब इसमें सीन क्या होता है कि साइड मैप आप नहीं भी बताओगे, वेबसाइट आपकी गूगल में इंडेक्स हो जाएगी, लेकिन उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना एसईओ की, वो नहीं कहलाएगी। गूगल आपकी वेबसाइट को देख के इंडेक्स तो कर देगा, लेकिन उसको वो पसंद नहीं आओगे आप लोग। ठीक है, तो जैसे पेपर आपने बड़ा अच्छा लिखा है लेकिन वो राइटिंग अगर गलती है तो वो ज़रा बंदा ना कॉन्फिडेंस नहीं फील करता, गूगल भी आपके ऊपर ना कॉन्फिडेंस फील नहीं करेगा। तो एक अच्छी एसईओ की जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो साइड मैप आप लोग सबमिट करते हैं। ठीक है, साइड मैप हम लोग क्रिएट करेंगे ऑटो। ठीक है, हमने प्लगइन कौन सा एसईओ का यूज़ किया था? योस्ट एसईओ के नाम से हमने प्लगइन यूज़ किया था। तो योस्ट एसईओ के अंदर हमारे पास साइड मैप की जो है स्टेप देख लेना। वापिस वर्डप्रेस में आएंगे। अच्छा, इसका जब योस्ट इंस्टॉल किया तो एसईओ के नाम से एक नई टैब बन गई है। ठीक है, अब ये योस्ट एसईओ में लाएगी। जब आप इंस्टॉल करोगे तब आएगा, जब इंस्टॉल नहीं होगा तो ये ऑप्शन शो नहीं होगी वर्डप्रेस के ऊपर। अच्छा, इसकी वजह से दूसरी भी सेटिंग्स थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं वर्जन? फ्री वर्जन। फ्री वर्जन में क्या होता है कि हर पेज का सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर हम लोग पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सियाने एसईओ एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पहले एक कीवर्ड लगाया और ऑप्टिमाइज कर दिया, फिर वहाँ से उसको रिमूव किया, दूसरा लगा दिया। आप समझ रहे? तो देसी तरीका है। लेकिन प्रीमियम वर्जन में क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा कीवर्ड्स लगा के अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज कर लेंगे, वो भी आज सेटिंग में देखेंगे। इसलिए वो कह रहा है कि अपग्रेड टू प्रीमियम। ठीक है, तो हमने प्रीमियम की हमें ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। सर, एक वेबसाइट के अंदर नल्ड थीम्स और नल्ड प्लगइन चल जाते हैं, इससे कोई वेबसाइट को नुकसान तो नहीं होता? ये जो बेसिकली बात की है इन्होंने, नल्ड का मतलब होता है कि उनको उसके कोड को ना हिलाया गया है। ठीक है, हिला के क्या किया है कि उसकी जो प्रीमियम मांगने वाले फीचर्स है ना, जहाँ पे वो आपसे की मांगेगा या कोई प्रीमियम ईमेल मांगेगा, वो रिमूव कर दी गई है। अच्छा, होता क्या सीन है, अब जो जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों ने फ्री ऑफ कास्ट फलाव में मुफ्त काम तो नहीं किया। ठीक है, वो क्या होता है, समटाइम बड़े अच्छे कुछ लोग होते हैं वो कर देते हैं नल्ड थीम फ्री ऑफ कास्ट और विदाउट एनी हैकिंग का चक्कर। लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होता है कि आप इस तरह के जब थीम्स यूज़ करते हो या प्लगइन यूज़ करते हो, नल्ड और क्रैक्ड भी नहीं कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, हम लोग विंडो जो यूज़ करते हैं वो क्रैक होती है। ठीक है, इसी तरह इसके जो थीम्स और प्लगइन है वो भी आपको प्रीमियम कॉस्ट मिल जाएगा, लेकिन वो नल्ड होगा। नल्ड होगा इसलिए जब आप उसे इंस्टॉल करोगे तो बैक डोर्स होंगे। बैक डोर्स क्या होते हैं? हैकर ने कोड को ओपन कर दिया होगा, मतलब उसने अपना रास्ता बना लिया, कल को वो आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड हो सकता है। तो ये फीचर्स आ जाते हैं सामने, एरर्स आ जाते हैं, आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है, और जो हैक होती है वो इसी वजह से होती है। सिक्योरिटी वाला जो फीचर है ना, अगर आप नल्ड यूज़ कर रहे हो तो सिक्योरिटी आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि आपकी वेबसाइट कल को हैकिंग के लिए बड़ी अच्छी वो प्लेस है। ठीक है, तो इसलिए नल्ड थीम हमने शुरू में कभी भी यूज़ नहीं करते।
तो वैसे भी कभी भी यूज़ करते हैं प्रैक्टिस। वैसे ये प्रीमियम थीम ना सस्ते में मिल जाते हैं, प्रीमियम होते हैं, वो नल्ड नहीं होते, तो वो आपको की या उसका ईमेल वगैरह दे देते हैं, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो बजाय इसके कि नल्ड यूज़ करो। ठीक है, नल्ड यूज़ नहीं करते। अच्छा, ये हमारे पास कुछ सेटिंग है इसकी। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट कुछ फीचर्स हैं, ये हम लोगों ने एज इट इज ही रखने हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है XML, आपको नजर आ रहा है XML साइड मैप के साथ ऑप्शन आ रही है। अच्छा, ऑन है, इस विंग के साइड मैप इस प्लगइन ने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क बना है कि नहीं बना? हमने उस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या ऑप्शन है? हम लोग अगर XML साइड मैप, बेसिकली ये जो साइड मैप की फाइल होती है ये क्रिएट होती है XML में। XML एक कोडिंग की है, जैसे आप अगर वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट करते हो तो उसकी एक्सटेंशन भी होती है .doc, PPT की होगी .ppt, PDF की होगी, कहते नहीं PDF फाइल सेट कर दो, तो PDF की क्या होती है? एक्सटेंशन होती है जो उसके साथ लगती है। तो XML की ये जो फाइल होती है ये मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हो आप। जब आप अच्छे हाई लेवल पे चले जाओगे और मैनुअल चीज़ें करनी पड़ेगी तो आप XML के भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो XML साइड मैप आप क्रिएट करते हो, आपने क्लिक करना है इसके ऊपर, सीधा कर दिए। स्टेप जरा देखते जाओ, जाके समझ नहीं आती, फिर मैसेज करके पूछते हैं तो सबको रिप्लाई ना मिले तो फिर मेरा इतराज़ भी करते हैं, सबको नहीं चलता। अच्छा, अब ये देखो, ये साइड मैप है, ये अब क्रॉलर देख रहा है, ये हमारा मेन साइड मैप है पोस्ट का। जितने भी आप पोस्ट करोगे इसके अंदर होगा। आप इसको क्लिक करो और इसके अंदर जितनी भी पोस्ट होगी, अभी कितनी है, 1-2 जितनी भी पोस्ट है वो शो हो रही है। इसमें आप 1000 पोस्ट भी आएंगी तो इसी पेज के अंदर आएंगे। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू है। अच्छा, अब इसको सबमिट करवाना है हमने कहाँ पे? सर्च कंसोल में, ताकि गूगल के क्रॉलर को आसानी हो। गूगल का क्रॉलर सबसे पहले इस साइट मैप पे जाके आपकी वेबसाइट को उसके कोडिंग विजिट करेगा। अच्छा, ये पेज बना हुआ है और मैं इस डायरेक्शन में चला गया, ये पेज बना हुआ है उस डायरेक्शन में चला जाए। ठीक है, तो आसानी होगी गूगल के क्रॉलर को। वापस आए, यहाँ पे साइट मैप की ऑप्शन है, क्या करेंगे? क्लिक, यहाँ पे वो क्या कह रहा है? ऐड ए न्यू साइट मैप। अच्छा, वापिस आते हैं, आपने स्लैश से आगे वाला मेन जो है .com, उसके बाद स्लैश आता है। जहाँ तक ऑलरेडी गूगल सर्च कंसोल में क्या है? ऐड है, ये सारा URL ऐड है। हमने सिर्फ कौन सी चीज़ ऐड करनी है? सिर्फ साइट मैप _index.xml। इसको यहाँ से हमने कॉपी करना, लिख भी सकते, कॉपी कर लो, ज़्यादा बेहतर है, गलती की चांस कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? Ctrl+V और इसको करेंगे अच्छा, अब यहाँ पे वो मैसेज दे रहा है, गूगल विल periodically process it and look for changes। अब गूगल को हमने बता दिया जितनी भी चेंजेस आएंगी वो इसके अकॉर्डिंग देख के सारा कुछ करता रहेगा। अब गूगल को आपकी वेबसाइट के अंदर बार बार घूमने और गुम होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इन्हीं को फॉलो करेगा। अच्छा, इसके साथ एक स्टेटस की ऑप्शन आ रही है। स्टेटस के अंदर सक्सेस है, यहाँ पे एरर भी आ जाता है। एरर आ गया तो इट्स मीन आपका जो साइट मैप है उसमें कोई इशू है। अगर सक्सेस आ गया इट्स मीन के आपकी वेबसाइट को और साइट मैप को क्रॉलर एक्सेस कर सकता है, इस वेबसाइट पे जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हमने मेन इंडेक्स पेज कर दिया है, उसके बाद हमने बारी बारी करके ये सारे ऐड कर दिए। ठीक है, मज़ीद आसानी के लिए, ताकि वो बजाय इसके कि इंडेक्स के अंदर आए, हम लोग पोस्ट का भी लहरा से ऐड कर देते हैं। कॉपी किया वैसे ही सेम, और यहाँ पे इसके आगे पेज करते हैं। नहीं, अच्छा, ये देखो, ये आप मतलब इधर ही आंसर मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने पोस्ट साइट मैप का किया तो डिस्कवर्ड URL में कितने आ रहे हैं?
कितने आ रहे हैं? ये लिखा हुआ है, 2 लिखे हुए। हमारी पोस्ट कितनी शो हो रही थी इस लिंक में? तो हमें सिर्फ मेन पोस्ट का इंडेक्स करना है, लगा हर पोस्ट का लिंक नहीं करना, फिर फायदा क्या होगा स्लाइड में? अगर ये तो मैनुअल काम है, हमने सिर्फ उसका मेन पेज इंडेक्स करना है, इसको क्लिक करके इंडिविजुअली नहीं करना। और समझ? तो इसी तरह हमने पेजेस का भी कर देना है। वेबसाइट क्रिएट होती है पेजेस के ऊपर, और पोस्ट होती हैं जैसे ब्लॉग पोस्ट आप पढ़ते हो, व्हाट इज एसईओ लिखा तो कोई पोस्ट आ गई, वो पोस्ट में लाती है। पेजेस के अंदर आप वेबसाइट की जो डेवलपमेंट होती है वो है। इसको भी कर दो, ये बारी बारी करके सबको कर देना। और अभी तो हमारी इनिशियल वेबसाइट है, हमारे साइट पर मज़ीद इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो स्टूडेंट फैच आ रहा है, सम टाइम क्या होता है कि वक्ती तौर पे एरर आ जाता है, थोड़ी देर बाद वो सक्सेस में चला जाता है। तो आपने अगर एरर आ भी गया तो उसी टाइम नहीं पंगे लेना शुरू करते हैं, थोड़ा सा टाइम दे देना है, उसके बाद अगर कोई एरर आता है तो फिर आप उन्हें देखें और रिफ्रेश वगैरह करके आप देखें। कैटेगरीज हैं। अच्छा कुछ लोगों ने वेबसाइट के अंदर काफ़ी चेंजेस वगैरह करके भी देखी हैं, मैंने वेबसाइट देखी थी 1-2 ना, तो ये अच्छी बात है। जितना वर्डप्रेस आप समझोगे उतनी ज़्यादा आपको एसईओ के अंदर ग्रिप होगी, ठीक है। अच्छा ये एरर आते जा रहे हैं, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। अगर नहीं आ रहा है, स्टूडेंट फैच का मतलब है कि वो उसको फैच नहीं कर पा रहा वहाँ से ना डाटा को, ठीक है। ये सारे ऑथर ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट छोटी लेवल में है तो ऑथर्स होते हैं जो ब्लॉग पोस्ट करते हैं, जैसे एयरलाइन न्यूज़ की वेबसाइट है, अब वहाँ पे हर ऑथर का अपना अपना ब्लॉग है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑथर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर इस तरह की कोई वेबसाइट है तो वो मेन है अपने लिए, क्योंकि लोग ऑथर्स को भी सर्च कर रहे हैं एज ए कीवर्ड। अच्छा ये हमने ऐड कर दिया, 2 सक्सेस है और 3 स्टूडेंट फैच है। यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई, इस ऑप्शन तक किसी को समझ नहीं आई, क्लियर है? जब वापिस आते हैं, अच्छा इसके अंदर आप मज़ीद मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँगा वर्डप्रेस का, ताकि आप यूज टू हो जाओ। अगर आपको अगर कोई सेटिंग्स थोड़ी बहुत बनानी भी पड़े तो आपको पता चल जाए कि कैसे काम करती हैं ये चीज़ें। जो दूसरी पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है उसके अंदर तो पोस्ट होती है, पेजेस ही होते हैं सिर्फ, तो उसके लिए साइट में जो हम सबमिट करेंगे वो पोस्ट वाला नहीं करेंगे। पोस्ट अगर नहीं है तो फिर जरूरत नहीं, मतलब हमारे पेजेस ही वेबसाइट है तो पेजेस जाएंगे बस। वो कैटेगरी वाला फिर सबमिट करेंगे, कैटेगरी वाला सबमिट करेंगे। कैटेगरी वाला मैं इसमें बताता हूँ, कैटेगरी होता क्या है कि जैसे मेन्यू बने होते हैं, ठीक है, हर चीज़ की कैटेगरी है। कैटेगरी क्या है? दराज के अंदर जाते हो दराज.pk में, तो वहाँ पे क्या है? कैटेगरीज हैं। मेरे मोबाइल फ़ोन लेना तो कैटेगरी है, तो ये सारी कैटेगरीज फिर आपने सबमिट करवानी, क्योंकि उस कैटेगरीज के अंदर भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं या आपकी जो भी जिस किस्म की कैटेगरी है। अच्छा इसमें हम लोग शुरू से स्टार्ट होते हैं। डैशबोर्ड का मतलब है कि आपको कहीं पे भी आप डैशबोर्ड के अंदर किसी भी ऑप्शन पे चले गए, आप जब डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? मेन इसी पेज पे आ जाओगे डैशबोर्ड पे। वहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट होम पेज नहीं होता, जैसे कि होम पेज को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, क्विक ड्राफ्ट का मतलब है कि ड्रैग एंड ड्रॉप है। ये देखो, इसको इधर कर दिया, इसको उठा के ऊपर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मतलब आप अपनी आसानी से चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं, ताकि यूज़ करने में आपको आसानी हो। इसमें कोई वो पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि कहाँ पे किसको ऐड करना, ठीक है। इधर ऐड कर दीजिए, जहाँ मर्जी इसको ऐड कर दो। तो डैशबोर्ड का मतलब है कि आपका होम पेज है, बैक एंड पैनल का होम पेज है, फ्रंट एंड का होम पेज नहीं है। बैक एंड के है एडमिन पैनल। क्लाइंट के लिए, क्लाइंट से जब हम लोग वर्डप्रेस की एसईओ करवाएंगे तो क्या लेंगे उससे? बैकएंड की एक्सेस लेंगे। किस लिए लेंगे? ऑन पेज एसईओ के लिए हम लोग बैकएंड की एक्सेस लेंगे। ये जितनी भी चेंजेस हो रही हैं, जितने भी हम लोग फंक्शंस को ला रहे हैं, वो सारी ऑन पेज एसईओ के अंदर आएगा। तो अगर कोई बंदा आपको कहता है कि मेरी ऑन पेज एसईओ कर दो, मेरी वेबसाइट बड़ी ये वो है, तो आपने यही ऑप्शन इसी तरह इम्प्लीमेंट कर देनी है। और किसी का साइट मैप सबमिट होगा, किसी के साइट मैप में इश्यूज होंगे, किसी का साइट मैप क्लियर होगा,
किसी की पोस्ट के अंदर इश्यूज होंगे, तो जो भी इश्यूज होंगे वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं और उनको सॉर्ट आउट करके सक्सेसफुल कर। अच्छा, उसके बाद दूसरी ऑप्शन क्या है, पोस्ट की। पोस्ट पे जब हम लोग क्लिक करते हैं, अच्छा ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये वाली, ये फ्री हमने बाय किया, मैंने लास्ट टाइम भी बताया, ये वैसे नहीं आती। फ्री बाय किया तो उन्होंने कोड के अंदर ऐड कर दिया, अब वो आपको एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हमारी ये चीज़ें 90% ऑफ दे रहे हैं। किसी ने अगर होस्टिंग लेनी है तो $0.99 पर मंथ के हिसाब से लेना। अच्छा, हमारा जो कंसर्न है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। अब ये हमारे साइड में कितनी पोस्ट शो हो रही थी लिंक्स, तो यहाँ पे कितनी शो हो रही है, तो और यहाँ पर जितनी भी हम लोग पोस्ट करेंगे वो यहाँ पे शो होंगी। पोस्ट करने का तरीका क्या है, ऊपर जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड न्यू का क्या मतलब, नई पोस्ट ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू क्लिक करोगे। अच्छा, यहाँ पे भी है, साइड पे भी ऐड न्यू का ऑप्शन है, तो ऐड न्यू दोनों फंक्शन सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, इसमें आप नई पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसके अंदर आप ऐड न्यू, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। सेकंड थर्ड ऑप्शन क्या है, ये वो कैटेगरी है जहाँ पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। जैसे वो वाई पूछ रहे थे, अच्छा हमारी अभी कैटेगरी कौन सी है कि कोई कैटेगरी नहीं, कैटेगरी का नाम हमने रखना चाह रहे हैं, कुछ रख के देख लेते हैं। अच्छा, पहली ऑप्शन पे है मोबाइल। मोबाइल क्या है, कैटेगरी है, मैं कोई भी कैटेगरी नाम रख सकता हूँ। नीचे आ रहा है स्लग। स्लग क्या होता है, यूआरएल क्रिएट कर देंगे इस कैटेगरी के लिए। अगर तो मैं बाय डिफॉल्ट एक ही नाम है मोबाइल, तो अगर मैं चाह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट वही आ जाए, तो हमारा होगा क्या कि abc.com/mobile। स्लग अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो कर लो, अदरवाइज वैसे इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको बार बार तंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूआरएल जो होता है वो मैंने स्टार्ट वाले लेक्चर में बताया था, वो क्या होता है, यूनिक होता है। अगर आपने उसको चेंज कर दिया और आपने जितनी भी एसईओ की होगी वो सारी उड़ जाएगी। इसलिए जो साइट इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ना, यूआरएल जो यूनिक चीज़ें होती हैं उनको आपने अगर तंग करना है तो आपको पता होना चाहिए आप उसको नहीं छेड़े। तो इसलिए स्लग में अगर आप ऐड करना चाह रहे हो कोई चीज़, जैसे मैं चाह रहा हूँ कैटेगरी का नाम तो मोबाइल हो, लेकिन कैटेगरी का स्लग क्या होना चाहिए, न्यू मोबाइल, ठीक है। तो यूआरएल में न्यू मोबाइल बन जाएगा। इसलिए कीवर्ड सर्च कीजिए अपनी स्लैब नहीं, हाँ वो तो शुरू में मैंने बताया और कीवर्ड रिसर्च। यूआरएल में कीवर्ड आपका आ जाएगा मोबाइल इन पाकिस्तान, मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन कैटेगरी का आप नाम मोबाइल की प्राइसेस इन पाकिस्तान नहीं रखना चाहते, उसकी सिर्फ आप रखना चाहते हो मोबाइल प्राइसेस। स्लग में अगर आप ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ पर ऐड कर दो। स्लग क्या है, आपका यूआरएल बन जाएगा, बात समझे। तो नेम चेंज हो सकता है स्लग से, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप उसको कुछ चीज़ ऐड नहीं कर रहे तो क्या होगा, वो मोबाइल ही आपका स्लग बन जाएगा। इसको ऐड करते। अच्छा, नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, बल्कि ये पेरेंट कैटेगरी है। पेरेंट क्या होता है, पेरेंट का मतलब है ऊपर वाला, मतलब मेन कैटेगरी है। जैसे मोबाइल्स के अंदर आप मोबाइल मेन कैटेगरी हो जाएगी, पेरेंट कैटेगरी हो जाएगी। इसके अंदर अब सब कैटेगरी कौन सी होंगी, सैमसंग है, आईफोन है, वीवो है, ओप्पो, ये सब में आएंगी। अगर मैं मोबाइल के बाद ओप्पो की कैटेगरी क्रिएट करूँगा तो पेरेंट कैटेगरी के अंदर क्या करूँगा, मोबाइल को सिलेक्ट करूँगा, वो भी करके थोड़ा सा। पेरेंट अभी हमारी कोई नहीं है क्योंकि मोबाइल हमारी पेरेंट कैटेगरी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपको पता है कि हमने क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है, कंटेंट ऐड करना है। कंटेंट क्या कौन सा होगा, जो डिफाइन करेगा इस पेज को किसके लिए, क्रॉलर के लिए। आपने डिस्क्रिप्शन लाजमी यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है ताकि आपके पेज के अबाउट गूगल के क्रॉलर को पता चले। जब गूगल का क्रॉलर इस कैटेगरी के पेज को रीड करेगा तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी होनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं।
वैसे सिर्फ नाम लिखो, मोबाइल कैटेगरी ऐड होगी है, ठीक है। अच्छा इसके बाद सब कैटेगरी ऐड कर देते हैं, ओप्पो मोबाइल, ठीक है। इसका क्या करेंगे, पेरेंट कैटेगरी में आप क्या डालेंगे, हाँ ठीक है। डिस्क्रिप्शन वैसे कोई स्लग मैं चाह रहा हूँ कि ओप्पो वाला हो कोई और ऐड नहीं कैटेगरी, ठीक है। अच्छा मोबाइल और उसके ओप्पो के साथ देखो कैश डला हुआ, इसकी क्या वजह, इसकी चाइल्ड कैटेगरी है, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड तो जा गया, पेरेंट ऊपर और चाइल्ड नीचे, इसको व्यू भी कर सकते हो आप। अच्छा ये देखो ऊपर मैंने स्लग क्या लिखा था, यहाँ पे न्यू मोबाइल आ गया। ओप्पो का मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, बाय डिफॉल्ट था, उसका देख लेते हैं। कैटेगरी न्यू मोबाइल फ्लैश, हायरार्की बनती जा रही है। हायरार्की क्या होता है, मैनेजमेंट है, मैनेजर ऊपर है, असिस्टेंट मैनेजर नीचे, इसमें ऐसा करके ना हायरार्की बनती जा रही है। अब ओप्पो के अंदर कोई ऑप्शन आ रही है कि मतलब कुछ कैटेगरीज है प्राइसिंग वाइज, ओप्पो मोबाइल 10,000 की रेंज में, तो आप इस तरह बनती जाएंगी कैटेगरीज ना, और कैटेगरीज आप इस तरह ही ऐड करते जाओ। सर इसकी कोई लिमिट होती है सब कैटेगरी, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है कैटेगरी, सब कैटेगरी की कोई लिमिट नहीं है, हज़ारों लाखों में कर दो, लेकिन कभी लाखों में हो सकती है, हो नहीं सकती। तो जितनी हो सकती है ना, जितना मतलब सोच सकते हैं, जितनी पॉसिबल है उतनी हो सकती है, कोई उसमें वो नहीं। वो यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, वो कह रहा था कि 3 या 4 स्टेप तक कम ज़्यादा वो एसईओ, वो अब देखो अलीबाबा पे जाके देखो, ये वो मतलब फार्मूला उसका काम हो जाएगा अलीबाबा पे जाके या अली एक्सप्रेस पे जाके। अब जो इंटरनेशनल बड़ी कंपनीज है, कैटेगरी की सब कैटेगरी, सब कैटेगरी की सब 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 ठीक है, तो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे काम कर रहे हो। अगर छोटे लेवल पे हो तो फिर जाहिर है जितना आप ज़्यादा लंबा करोगे तो टिपिकल होता जाएगा, कंफ्यूजिंग होता जाएगा। लेकिन वो ब्रांड इतने बड़े हैं कि वो गूगल से तो खुद बड़े ब्रांड्स हैं, उनको कैटेगरीज की अपने यूज़र के लिए ज़रूरत है कि कंफ्यूजिंग ना हो, तो वो उनको पता है हम लोग क्या करें। तो बात उनकी भी ठीक है कि मतलब जो क्योंकि ये लाइन बनती है, तो ज़ाहिर है सब कैटेगरी आप 100 तो नहीं कर सकते ना, वैसे फिजिबल भी नहीं है 100, 5 या 10 या 15 या 20 मैक्सिमम में जा गया हो, नोट्स के लिए भी शामिल कोर्स के लिए भी आसानी होगी बिल्कुल। अच्छा ये कैटेगरीज आप लोगों ने इसी तरह ऐड कर दिया। ये टैग्स का किसी दौर में ना बड़ा ज़माना था, हम लोगों ने टैग्स क्या होते थे कि वेबसाइट रैंक करनी है, टैग्स लगाए धन्यवाद, ठीक है, और वेबसाइट रैंक करना आसान था। अब क्या हो गया, टैग्स में खाली करनी है, ठीक है, टैग्स की वो वर्थ ही नहीं रही जो पहले थी उस टाइम पे, आज से 7-8 साल पहले। इसलिए टैग्स का मतलब ये होता है कि आप एक जनरल टैग लगा देते हो, उस टैग के अंदर जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे आ नहीं दे, मतलब आप लोग जाके देखना शुरू कर दो इलेक्शन का हमारे साथ गया इलेक्शन, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 2023 में या 22 में या अभी इलेक्शन है, इलेक्शन डे चल रहा है, तो अब उसमें सीन क्या होता है कि आप एक टैग बना दोगे। अब आपकी पोस्ट जितनी भी उससे रिलेटेड होंगी, अब इलेक्शन के ऊपर आप एक पोस्ट तो नहीं लिखोगे, उन पर मल्टीपल 10 पोस्ट लिख सकते हो, 50 लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, लेकिन उसका जो टैग होगा वो सिंगल होगा, इलेक्शन का नहीं। उस पर जो भी क्लिक करेगा सारा आ जाएगा। ट्विटर यूज़ करते हैं कोई, बड़े काम यूज़ करते हो, करना शुरू कर दो, उसके अंदर टैग्स होते हैं, ठीक है, ट्रेंड्स इन्हें कहते हैं, ठीक है, स्लैश नंबर के साथ लिखा हो। अब उसको जब क्लिक करते हो तो सिर्फ उसी टैग के अंदर बात होती है, उस टैग के अबाउट बात होती है। यही कंसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। ट्विटर यूज़ करोगे पता चल जाएगा मैं क्या करूँ, यूज़ करना शुरू कर दो अगर डिजिटल मार्केटिंग करो। अच्छा उसके बाद आता है मीडिया। मीडिया में क्या है, मीडिया में क्या होता है, आपकी जितनी भी इमेजेस होंगी वर्डप्रेस में, जितनी भी वीडियोस होंगी वो यहाँ पे शो होंगी, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ऐड नहीं हो और इमेज उठा के या वीडियो उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ठीक है, और ऐड नहीं होगा मतलब है नहीं, इमेज ऐड करनी है, जितनी भी ऐड करोगे यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल है, जितनी मर्जी सिलेक्ट कर दो,
ठीक है। अब मैक्सिमम अपलोड फाइल है 8 MB। अब ये आपने फ्री होस्टिंग बाय की है तो उसने लिमिट लगा दी 8 MB। तो जब अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाए तो आप पेड भी कर लोगे और उसके बाद ये सेटिंग्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये सेटिंग्स आसान नहीं होती। ये PHP के अंदर या cPanel के अंदर जाकर हम अपलोड करते हैं। तो अभी हमारा वो ज़माना नहीं है, हम लोग 8 MB पे रहते हैं, ठीक है। तो इस सिर्फ सीखने का मतलब ये है कि मीडिया पे जाके जितनी भी इमेजेस हैं यहाँ पे हम लोग ट्रैक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आगे पेजेस, सेम पेजेस ऐड होंगे और पेजेस शो होंगे। पेजेस कैसे होते हैं? प्राइवेसी पॉलिसी, होम पेज, ठीक है, और अबाउट अस, कंटैक्ट अस। हाँ, कोई भी आप सर्विस सेल कर रहे हो, डेंटिस्ट इन लाहौर, इसका एक अलग पेज है, डेंटिस्ट इन कराची एक अलग पेज है। तो जितने भी पेजेस की सेटिंग होगी वो कहाँ पे आएंगे? पेजेस के अंदर। पेजेस आपकी वेबसाइट जिन पे क्रिएट होती है वो पेजेस पे होती है। अभी हमारी जो वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है ये पोस्ट वाली सेटिंग पे शो हो रही है। जितनी भी पोस्ट हम लोग ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पे शो होती जा रही है, लेकिन ये पोस्ट वाली सेटिंग है। ये ऑटोमेटिकली जब जैसे जैसे न्यू पोस्ट आती जाएंगी पुरानी नीचे चली जाएंगी। लेकिन वेबसाइट अगर आपकी ब्लॉग्स के ऊपर है या न्यूज़ के ऊपर है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है? सर्विसेज की, पोर्टफोलियो की। अब डेंटिस्ट की वेबसाइट का ब्लॉग से तो लिंक नहीं है और वो ये भी नहीं चाहता कि मेरी वेबसाइट का फ्रंट पेज चेंज हो हर दफ़ा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिर आप वेबसाइट क्रिएट करोगे पेजेस के अंदर, एक पेज बनाओगे, उसकी सारी डेकोरेशन करोगे और वो पेज फ्रंट पे होम पेज बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, बनाना कैसे है? सारे सोच रहे होंगे बनाए कैसे ये वो, तो ये यूट्यूब पे लिखना वर्डप्रेस आपको मज़ीद बता देगा। मतलब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि होती क्या चीज़। ऐड न्यू करना है, सिंपल। अच्छा, ये जितनी भी सेटिंग बता रहा हूँ ना, मज़े की बात ये है कि ये भी एज ए सर्विस सेल होती है। हालांकि ये हम लोग SEO में सीख रहे हैं। तो मेरा एक दोस्त होता था, था लास्ट कंपनी में लाहौर में, वो क्या करता था, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना और कुछ बेसिक प्लगइन्स ऐड करना और उनकी सेटिंग करना, 50 डॉलर लेता था। और मैक्सिमम उसमें जो टाइम लगता था ना, उसमें 20 से 25 मिनट लगते थे। बार बार वही, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आप सीख रहे हो उसको एज ए सर्विस भी सेल कर सकते हो कि भाई मैं आपका वर्डप्रेस, लेकिन थोड़ा सीखना पड़ेगा। अभी आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, वो जैसे आप उसमें जाओगे आपको समझ आ जाएगी। मज़ीद 5-7 दिन 10 दिन लगेंगे मैक्सिमम करने वाले के लिए। ना करने वाले के लिए हो सकता है 5 साल लग जाए, ठीक है। ना करने वालों के लिए रूल लागू हो जाए। तो ये जो सेटिंग्स आप सीख रहे हो ये आप इनको एज ए सर्विस भी सेल कर सकते हो, और इसी तरह फाइवर पे, फेसबुक पे या जहाँ पे भी आप डालें। तो इसलिए जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो ना, जो भी लेक्चर आप लोग लेते हैं वो एज ए सर्विस उनको सेल कर सकते हो। तो ये आपका माइंड है कि कहाँ पे क्या चले। HRF हम लोगों ने एक टूल सीखा है, ठीक है, मैंने बात भी करते आ रहे हैं मोस्ट। तो मेरे एक स्टूडेंट था मेरा, ठीक है, उसने HRF की ट्रेनिंग भेजी थी 10,000 की एक बंदे को। मैं आपको HRF की ट्रेनिंग दूंगा कोर्स के अंदर ही, ठीक है। तो हर बंदे का अपना एक माइंड सेट है, ठीक है। किसी को ज़रूरत थी, उसने उसकी ज़रूरत पूरी की, उसने 10,000 का लिया। उसका मेरा 1.5 या 2 घंटे सेशन था, उसने सारी चीज़ बता दी HRF। तो कहने का मकसद है कि हर चीज़ बिकती है। ये नहीं कि आपने कहना कि एंड पे जाके ये चीज़ तो निकाली है ना, खोया, यही बिकना है, नहीं। इसके अंदर आपकी एक एक क्लिक जो है ना वो बिकेगा। ये जो क्लिक कर रहे हैं ना, ये आम यूज़र को नहीं पता, ये सिर्फ आपको पता होगा। हाँ जी, नहीं वो अभी नहीं हुआ, वो अभी करवाएंगे आगे जाके, थोड़ा सा एडवांस जब होगा ना, बैकलिंक्स वगैरह पे ज़्यादा कमाऊँगा, वो उस पर सिखाऊँगा। अच्छा, ये पेज है सेम पोस्ट की तरह का पेज है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो सेटिंग्स वगैरह होती हैं वो गूगल में देख लेना, ये थीम्स वगैरह भी इंस्टॉल हो जाते हैं, उनको आगे सेटिंग में मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक सवाल है, मुझे ये जब हम पोस्ट ऐड करते हैं या पेज ऐड करना, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, आपने वो दूसरी जाके कैटेगराइज में डिस्क्रिप्शन की बात की थी, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बड़ा डिफरेंस है। कैटेगरी का पेज के साथ लिंक नहीं है, जहाँ पे डिफरेंस खत्म हो गया। कैटेगरी का एक अलग पेज बनेगा, आप समझे। मोबाइल एक कैटेगरी का पेज है,
वो ये पेज नहीं है, होम पेज का कैटेगरी के साथ लिंक नहीं है, मैं समझाता हूँ। वो कैटेगरी है मोबाइल की कैटेगरी, उसका एक अलहदा पेज क्रिएट होगा जो फ्रंट एंड पे नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा, और ये डिस्क्रिप्शन मेटा डिस्क्रिप्शन वही ऐड होगी, वो भी सेटिंग वहाँ पे जाके लगेगी, और जो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है वो भी वहाँ पे जाके लगेगी। आज हमें तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो होती है कैटेगरी और पेज का आपस में लिंक नहीं है, वो लेता है, पोस्ट लेता है, पेज लेता है और कैटेगरी लेता है, लेकिन फ्रंट एंड पे आपको समझ नहीं आएगी, बैक एंड पे ये चीज़ें ज़्यादा परफॉर्म करती हैं। पोस्ट का मेन पेज ज़्यादा तरीके से परफॉर्म करता है, क्योंकि पोस्ट आपने ऐड करते जाना, जैसे जैसे न्यू आती जानी है पुरानी आगे जाती जानी है। पेजेस जो है उसका एक और पर्पज़ है, सिर्फ पर्पज़ चेंज है, काम वैसे ही हो रहा है जैसे आप देख रहे हो, ऐड न्यू के अंदर सेम है, हाँ समझ इमेजेस आप लगाओगे वैसे लगाओ, लेकिन पेज जो होगा वो स्टैटिक होगा। स्टैटिक क्या होता है, पहले मैं स्टैटिक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, पता तो चल रहा है स्टैटिक क्या होता है, साकिन खड़ा हो, मतलब कोई वो हरकत नहीं है। एक होता है डायनामिक वेबसाइट, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक होती है जो चेंज नहीं होती, पोस्ट वाली जो वेबसाइट होगी वो क्या होगी, स्टैटिक नहीं होगी, चेंज होने वाली होगी। और जैसे मेरी वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल उमर इस गार्ड में, ठीक है, और वो स्टैटिक वेबसाइट है, लेकिन उसका जो ब्लॉग का सेक्शन है वो रहता है, वो जैसे जैसे न्यू ब्लॉग्स आते जाएंगे वो नीचे जाते जाएंगे, लेकिन जो होम पेज है वो वहीं पे खड़ा रहेगा। मेरे पर्पज चेंज है, कैटेगरी भी पेज बनाती है, लेकिन कैटेगरी के अंदर अब जितने भी ओप्पो के मोबाइल आएंगे वो उसका पेज होगा। अब ओप्पो के अंदर एक पेज बना हुआ है हर मॉडल का लहदा, वो मेटा डिस्क्रिप्शन है और उसका कैटेगरी के साथ डायरेक्ट लिंक बात में, इसलिए लहदा पेजेस हैं के साथ। सर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो स्टैटिक ज़्यादा बेहतर है या डायनेमिक? आपको कौन सी थी? सर डायनेमिक भी तो पोस्ट जो नई से नहीं आती जाती है ना, तो उसमें सर्चिंग वगैरह भी मतलब कीवर्ड्स वगैरह रैंक हो जाती है यार, इसमें कंफ्यूजन है, मतलब देखो पर्पज की बात कर रहा हूँ, मेरा डेंटिस्ट के साथ लिंक है, मतलब मैं डेंटिस्ट जब होती हूँ या मेरा क्लाइंट है जाहिर, अब डेंटिस्ट का पोस्ट के साथ लिंक नहीं है, उसका लिंक है कि मेरी कोई वेबसाइट देखे और मुझे कॉल करे, इसका पोस्ट के साथ लिंक है। डेंटिस्ट इन लाहौर में मैं रैंक करूँ और मेरी वेबसाइट सर्च हो, मैं फ़ोन करूँ मुझे डेंटिस्ट मिल जाए, डेंटिस्ट का भी काम पूरा हो जाए और जो यूज़र है उसका भी काम पूरा हो जाए। लेकिन अब पोस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका पर्पज़ हो रहा है, उसमें क्या सीन है, जैसे कि आर न्यूज़ है, उर्दू पॉइंट है, डेली पाकिस्तान है, ये मैं लोकल बातें कर रहा हूँ, प्रो पाकिस्तानी है, अब ये सारी ब्लॉग्स पोस्ट वाली वेबसाइट्स हैं, अब इन हर पोस्ट के कीवर्ड्स क्या है रहता है। अब डेंटिस्ट का एक ही कीवर्ड था रैंक कराने के लिए, या 5 हो जाएंगे या 10 हो जाएंगे, लेकिन ब्लॉग्स वालों के क्या होंगे, थाउजेंड्स और इवन लाखों में कीवर्ड्स होंगे। अब डेंटिस्ट वाले पे पर्पज़ चेंज हो गया हमारा काम करने का एसईओ का, लेकिन ब्लॉग्स पे आके हमारा पर्पज़ चेंज है, हम चाहते हैं कि हम लोग मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करें। ये जो हम योस्ट के थ्रू ये सब कर रहे हैं एसईओ, ये ब्लॉग वाले भी कर रहे हैं? जोश जो है वो सभी भी इम्प्लीमेंट है, जोश पेजेस में भी लग जाएगा, पोस्ट में भी लग जाएगा। फ्रंट एंड पे आपका पर्पज़ आपने डिफाइन करना है कि आप किस पर्पज़ के लिए वेबसाइट बना रहे हो। बैक एंड जो है वो योस्ट ने सभी के लिए सेम परफॉर्म करना है, वो पोस्ट के ऊपर भी, क्योंकि योस्ट बेसिकली चीज़ क्या है कि टूल है। हालांकि आप अगर योस्ट निकाल दो और जो सेटिंग आप सीखो निकाल दो और अगर आगे जाके खुद सेटिंग कर दो, जैसे मैं मुझे अब पता है कि टाइटल की साइज कितना होना चाहिए, अब योस्ट बता देता है लिखना है तो उसने वैसे ही बता देना कि आपने लंबा लिख दिया, ठीक है। अगर मुझे वैसे ही पता है तो मैं खुद मैनुअल भी कर सकता हूँ। योस्ट आपको सिर्फ हेल्प करता है, कोई साइंस नहीं करता वो, मतलब आपने योस्ट ऐड कर दिया तो गूगल ने कहा है भाई ये चौक से ऊपर ले, ये कोई फार्मूला नहीं, वो आपको हेल्प कर रहा है। जैसे टूल है, मैंने पैदल जाना है घोड़े वाला और मैं बाइक पे जा रहा हूँ घोड़े वाला, अब बाइक मेरे लिए क्या टूल है आसानी के लिए, मैनुअल भी तो जा सकता हूँ, लेकिन मैनुअल में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। यही काम योस्ट करती है। योस्ट में आपने क्या करना है, जब सेटिंग कर रहे हो नीचे ग्रीन सिग्नल आ रहा है, किसी का ऑरेंज आ रहा है, आपने सेट करते जाना खत्म। वैसे मैनुअल आपको टाइम लगेगा हर चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, बात समझ। तो बैकएंड में पेजेस के लिए योस्ट एक है, पोस्ट के लिए योस्ट एक है, वो सिर्फ आपको हेल्प कर रहा है आपके पेजेस जो भी क्रिएट हो रहे हैं, वो पेजेस हैं या कैटेगरीज हैं या पोस्ट है, सबके लिए सेम है, योस्ट सेम है हर बंदे के लिए, हर वेबसाइट के हर पेज के लिए, ठीक है। अच्छा, पेजेस के अंदर मैंने बता दिया कि किस तरह सारा क्रिएट होगा। तो ये कमेंट सेक्शन है। कमेंट्स क्या होते हैं?
फेसबुक पे कमेंट्स बड़ा मशहूर है, वर्डप्रेस पे भी कमेंट्स होते हैं, ठीक है। पोस्ट के नीचे ऑप्शन आ रही होती हैं, आप इनको टर्न ऑन भी कर सकते हो, टर्न ऑफ भी कर सकते हो अपनी पोस्ट पे, आपकी मर्जी है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये वोडी स्निपेट्स आपको मैंने बता दिया कि किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। गूगल कंसोल और इस तरह के जो भी कोड्स आगे फर्दर आएंगे उनको ऐड करने के लिए हम लोग, हालांकि ये भी मैनुअल कर सकते हैं, मैं आपको मैनुअल तरीका भी बता सकता हूँ, लेकिन बात वही होगी कि आप समझते रहोगे कि कौन सा कोड कहाँ से शुरू कहाँ बंद, ये कोड है क्या पहली चीज़ है, तो कन्फ्यूजन में नहीं भेजती। अभी बेसिक सीखोगे काम चलने वाला काम हो, तो आगे जाकर आप जब एक्सपर्ट बनते जाओगे आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ें कैसे करनी। वर्डप्रेस फॉर्म्स हैं, ये भी प्लगइन हमने ऐड किया। फॉर्म्स होते हैं जो कंटेक्टर्स फॉर्म वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ये चेंज होते रहते हैं, इनका हर वेबसाइट का एक अलग प्लगइन होता है इसके लिए। अच्छा, ये अपीयरेंस जो है, अब ये मेन है। अपीयरेंस क्या होता है, जहाँ पर आप थीम्स वगैरह की अपडेशन और सारा वो सेटिंग्स करते हैं। अब पहले नंबर पे क्या आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, थीम्स आएंगे। थीम्स क्या होते हैं वर्डप्रेस के अंदर, इनका होता है ना, क्या होता है, मोबाइल थीम्स होते हैं, इसी तरह वर्डप्रेस के भी थीम्स होते हैं। तो जो एक्टिव है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, अगर मैंने कहीं से बाय की है तो उसकी फाइल एडिटिंग पे जाके कर सकते हैं। थीम फॉरेस्ट एक वेबसाइट है हमारी, बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है, ठीक है, तो वहाँ से आप बाय भी कर सकते हो, $50-60 का मिल जाएगा थीम ना, एवरेज जो चाहिए उसको यहाँ पे कर सकते हैं। वर्डप्रेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देगा थीम, ठीक है। ऐड न्यू पे जब क्लिक करोगे सेम लाइक प्लगइन है, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरीज बनी है, पॉपुलर थीम है, लेटेस्ट है और फेवरेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई थीम पसंद आता है, पहले उसका प्रीव्यू देख लो। प्रीव्यू क्या होता है, कुछ पेजेस बना के डेवलपर ने रखे होंगे, आपको अगर अच्छा लगे यार ये मेरी जो मैं चीज़ बनाना चाह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें वो कोई नहीं है, जिस तरह हम लोग प्लगइन इंस्टॉल करते हैं वैसे ये इंस्टॉल करते हैं। अगर आपकी कोई आपने अगर बाय किया है थीम, तो अपलोड थीम पे जाओगे तो जिप फाइल आपको मिलती है डेवलपर की तरफ से जिससे आपने बाय किया हो, वो जिप फाइल आपने यहाँ पे अपलोड कर दी है। वो थीम भी इसी तरह दूसरे थीम्स की तरह लग जाना और आपने उसको एक्टिव कर देना है, जैसे प्लगइन एक्टिव करते हैं। जब आप एक्टिव करोगे तो वो थीम आपकी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जिन लोगों ने वेबसाइट पर नहीं है जाके ज़रा थीम्स पे भी पंगे ले लें, ठीक है। नहीं मतलब एक बाय डिफॉल्ट थीम चल रहा है, एक कोई और करके सेटिंग कर देना, क्योंकि वेबसाइट बनाने का मतलब यही था कि चीज़ें टेस्ट की जा सकें। तो जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी आप लोगों ने टेस्ट करनी है ताकि आपका हाल सीधा हो। जहाँ पे अगर कन्फ्यूजन आती है हमें कस्टमाइज के अंदर क्या है कि उस थीम की सेटिंग्स वगैरह को आप कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज मतलब चेंज करना, मतलब आगे पीछे चीज़ें। तो जो भी थीम आपका इंस्टॉल होगा, जो वर्डप्रेस से आप इंस्टॉल करोगे वो कस्टमाइज में आएगा। जो अगर आप थर्ड पार्टी बाहर से जो थीम लेके आओगे ना, उसका अपना कस्टमाइजेशन का टूल होते हैं, एलिमेंटर प्रो। और बल्कि ये डेवलपर्स जो डेवलपर्स हैं वर्डप्रेस के, वो फिर उस प्लगइन के ऊपर अपने आप को सेल करते हैं कि मैं एलिमेंटर प्रो का एक्सपर्ट हूँ, मैं अवाडा का थीम विजन का एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर यहाँ से आपने लिया है तो ये सेटिंग्स आ रही है सारी, ये जो ऑप्शन के अंदर आ रहा है साइट आइडेंटिटी, ठीक है। हमारी वेबसाइट का भी टाइटल क्या है, ये है जो लिखा होगा, चेंज करना है कर लो। ये कस्टमाइजेशन है, कलर चेंज करते हैं कर लो, ठीक है। मेन ऑप्शन के अंदर जाओ, ये हर थीम की ज़्यादा होंगी, कुछ थीम की कुछ ऑप्शन होंगी, कुछ थीम में कुछ ज़्यादा होंगी। ये नहीं कि ये एक ही थीम के ऊपर इम्प्लीमेंट है, क्योंकि कोड है, हर डेवलपर ने अपना थीम डेवलप की है, किसी में वो कोई ऑप्शन दे रहा है, किसी में वो कोई ऑप्शन दे रहा है। ये फुटर्स हैं, मेन्यूज हैं, इनको आप लोग पोजीशन के लॉग सेटिंग में ये देखो, ये ग्रिड ओनली मतलब शो करवाने का तरीका है। बाय डिफॉल्ट में 10-15 पोस्टें कॉपी पेस्ट करके ना ऐड कर दो अपने वर्डप्रेस में। उसका फ़ायदा क्या होगा कि ज़रा साइट फुल होगी ना, सेटिंग की समझ आएगी क्या चल रहा है मार्केट में।
अच्छा वापस जाते हैं, मतलब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो वापस चले जाएंगे। अच्छा एक विजिट्स है, ये भी एक इम्पोर्टेंट हम लोग यूज़ करते हैं कि जितनी भी आप साइड बार पे एड्स देख रहे होते हो ना, साइड बार क्या होता है, साइड एक मेन पेज आ रहा है, एक पोस्ट आ रही है, और एक साइड पे क्या आ रहा है, मतलब लेटेस्ट पोस्ट आ रही है, पॉपुलर पोस्ट आ रही है, और कुछ एड्स आ रही हैं। वो जो एड्स होती हैं ना वो साइड बार यहाँ पर ऐड करते हैं उनको। ये रिसेंट पोस्ट है होम पेज, जहाँ पर भी आपने ऐड करना चाह रहे हो, होम पेज पे साइड बार पे ऐड करना चाह रहे हो, अभी देखते हैं क्या है। ये साइड बार है, सर्च है, रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट कमेंट है, ठीक है। प्लस का निशान लगाते हैं ज़रा, यहाँ पे इमेजेस लग जाए, ठीक है, इमेजेस को रहने दो। ये HTML है, HTML का कोड हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये जो एड्स शो हुई होती है ना वो इसी कोड के अंदर ऐड करते हैं। कोड हमें देता है जो भी जहाँ की भी एडवर्टाइजमेंट होती है, गूगल से अगर ले रहे हैं तो गूगल एडसेंस का कोड होगा, वो उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है, वो ऐड वहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये सेटिंग देख लेना आप लोग ना, ये अगर आपने यहाँ से डिलीट करनी है डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ रखनी है, कुछ रिमूव करनी है, जैसे भी आपकी वो सेटिंग है। इसको यहाँ पे अपडेट कर दोगे एक दफ़ा, जो भी सेटिंग करोगे पेज को अपडेट करोगे, क्या करोगे? हाँ, ऑटोमेटिक नहीं होगा। ये डिलीट हो गई। और अच्छा, अब ये मेन ऑप्शन आ गई है मेन्यूज़ की, लीव कर दिया, इट्स मीन वो कह रहा है कि अपडेट कर दो, मैंने कहा नहीं। अच्छा मेन्यूज़ अब मेन ऑप्शन है। मेन्यू क्या होता है? आपकी मेन वेबसाइट का मेन्यू होता है। ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है।